पाकिस्तान ससुरा ई बदतमीज ही रहेगा। देखिए कांड क्या ही है। पाकिस्तान कहा ईरान से कि भाई हमारी तुमसे दुश्मनी थोड़ी है, हमारे जहाज़ों को आने दो। तो ईरान पूछा कै गो जहाज़ है, तो कहा कि 20 गो जहाज़ है। 20 गो जहाज़ को परमिशन दे दिए। तो 20 गो जहाज़ को परमिशन दे दिया ईरान। एक पास 10 गो जहाज़ था, 10 गो जहाज़ था। तो ये क्या किया, दुनिया दूसरा देश को फोन किया, सुनो सुनो सुनो, मेरा देश का झंडा लगा दो, मेरा देश का झंडा लगा दो, अपना लेके जाओ, हमको कुछ पैसा दे दो, लेके जाओ। ससुरा 10 गो अपना जहाज निकाला है और 10 गो दूसरे का निकलवा दिया पैसा लेके। अरे ससुरा तो नहीं, क्या करेंगे सब नहीं, सबको कुछ नहीं पता है। बताइए ईरान के लोगों को लगेगा तो क्या सोचेगा सब। यहाँ अमेरिका कह रहा था कि ईरान की सरकार अपने पब्लिक के ऊपर अत्याचार करती है, वही अमेरिका पब्लिक के यूज वाले इस ब्रिज को मार के गिरा दिया। इस ब्रिज का नाम है B1 ब्रिज। भैया ये कौन सा सैनिक यूज का था, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। हर देश का एक आइकॉनिक ब्रिज होता है। जैसे अमेरिका का ये लॉस एंजिलस का गोल्डन गेट ब्रिज हो गया। इंडिया का अभी जो बना है दुनिया में सबसे ऊंचा नदी पर रेल ब्रिज जो बना है, चिनाब ब्रिज है। ऐसे ही उसका B1 ब्रिज था जिसे मारकर गिरा दिया है। ईरान ने भी क्या किया है, अमेरिका का जो F-15 जहाज था, F-15 ईगल, ये बहुत खतरनाक जहाज है, बहुत कम हाइट पर उड़ान भर के और एकदम प्रेसिजन हमला करता है। इस F-15 जहाज जिसे हम ईगल भी कहते हैं, इसे मार के गिरा दिया है। अब इसका पायलट जो है ईरान में गायब है, इसको खोजा जा रहा है। इसे मारा कैसे है, तो हर जहाज का इंजन के पास कुछ हीट होता है और ये हीट को कोई जहाज छुपा नहीं सकता है। आप रडार में भले बच सकते हैं कि रेडियो वेव टकरा के जाएगी तो आप इसे एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, जाने ही नहीं दीजिएगा, लेकिन हीट कैसे छुपा सकते हैं। इंजन इतना गर्म होता है, लगभग 400 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका इंजन गर्म हो जाता है और अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग होंगे। आप जिस डायरेक्शन से रहेंगे पकड़ में आ जाएंगे। पीछे से ऐसे दिखेगा, साइड से ऐसे दिखता है, टॉप से ऐसे दिखता है। तो यहां पर क्या करता है, हीट सीकिंग जो होता है, इंफ्रारेड मिसाइल मार दिया जाता है। अब इस मिसाइल के आगे हीट सीकर लगे होते हैं, जहां से हीट आएगा वहां पे ये पीछे पीछे चला जाएगा और यही पीछे पीछे जाके उस पर हीट कर देगा। तो ये इसका इंफ्रारेड है और इसी के पीछे अगर ये जहाज इधर जाएगा तो हीट को देखते हुए जाएगा और आसमान में दूसरे कहीं जगह से इतनी भयानक 400 से 600 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तो आती नहीं है। अब ये जब इसके पीछे लगता है तो जहाज को भी पता चल जाता है कि मेरे पीछे इंफ्रारेड सीकर मिसाइल लग गया या हीट सीकिंग मिसाइल लग गई है। तो ये इस मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए इसके पास पहले से बारूद रखे रहते हैं, जिसे फ्लेयर्स कहते हैं। वो बारूद छोड़ देते हैं और इसका भी टेम्परेचर लगभग उतना ही रहता है, बल्कि उससे ज्यादा रहता है इसका टेम्परेचर। तो ये असल में एक बारूद रहता है जो इसमें पहले से प्री लोडेड रहता है और जब ये पायलट चाहे तो इसे छोड़ देता है। तो इसे फ्लेयर्स कहते हैं। ये क्या आता है, आने वाली मिसाइल को कंफ्यूज कर देता है। हो सके मिसाइल इसको ना जाके इसको चली जाए, लेकिन आजकल की मिसाइलें भी लॉक कर लेती हैं साइज के हिसाब से। कहते हैं ना भैया हमरा ये छोटका को नहीं मारना है, भले टेम्परेचर ज्यादा करना, बड़ा को मारेंगे। इसी सिलसिले में मार दिया गया है उसके जहाज को। इस जहाज के पायलट ने इजेक्ट कर लिया है। पायलट इजेक्ट कर लेता है क्योंकि इसका जो सीट होता है वो इजेक्शन सूट पे होता है, इसके नीचे एक हैमर होता है, खींच लेते हैं। इस सीट के नीचे जो रॉकेट लगे होते हैं जो इसके कैनोपी को तोड़ देते हैं। यहाँ पे ऊपर शीशा होता है, इसे कैनोपी को तोड़ देते हैं। इसके ऊपर मेटल लगा होता है, ये मेटल कैनोपी को तोड़ देता है और पायलट बाहर आ जाता है। पायलट जब बाहर आता है तो इसके बॉडी पर इतना तगड़ा जी फोर्स और प्रेशर और विंड स्पीड इतना तगड़ा लगता है कि इसको जख्मी हो जाता है पायलट। कई बार पायलट इजेक्ट करने के बाद फ्लाई करने लायक नहीं बचते हैं, जिंदा भले बच जाते हैं। और इस सीट के अंदर ही फिर सीट अलग हो जाएगा और इसके अंदर पैरासूट होता है, पैरासूट से वो पायलट नीचे उतर सकता है। फिर जिस देश में उतरेगा उस देश के पास, इसको जहां जिस देश में जाता है उस देश का नक्शा होता है, इसके पास रेडियो ट्रांसमीटर होता है, इनके पास कुछ करेंसी होती है। जैसे ईरान पे हमला करने गया होगा पायलट तो ईरान का 1-8 लाख रुपया रखा होगा कि इधर उधर घुस के जब तक पकड़ में ना आ जाए तब तक हम इसकी काम चला सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका का एक और खतरनाक जहाज है A-10 वॉरथ्रो। ये जहाज क्या करता है, नीचे ऊंचाई पड़ता है, इसका विंग साइज इतना बड़ा है कि बहुत धीमी स्पीड से भी नीचे उड़ सकता है ये वॉरथॉग। और ये क्या करेगा, इतना इसके अंदर गोली बारूद भरे होते हैं और इसके अंदर देखिए ऑटो कैनन कितना होता है और पूरा का पूरा ये तोप का गोला लेके उड़ता रहता है। इसे हम उड़ता फिरता तोप कहते हैं। और ये एक साथ हजारों गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो अकेले मार के गिरा सकता है। ईरान ने इसको भी मार के गिरा दिया है, इसके ऊपर भी हीट सीकिंग मिसाइल मार दिया है और इसके पायलट ने भी इजेक्ट कर दिया है। अब ये पायलट ईरान में कहीं खो गए हैं सब। ईरान ने अनाउंस कर दिया कि जो पायलट को पकड़ के लाएगा उसे करोड़ों रुपया दिया जाएगा। ईरान का आदमी दौड़ गया उस पायलट को पकड़ने के लिए। इधर अमेरिका क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर लेके उन पायलटों को खोज रहा है, भैया कहां है। अब हेलीकॉप्टर हाँफ गया सब तो उसको रिफ्यूलिंग करने के लिए आया ये हरकुलियस जहाज और रिफ्यूलिंग करते करते दोनों खोज रहे थे सब। इसी बीच लो एल्टीट्यूड पे आए सब तो ईरान की पुलिस गोली चला दी। अरे भैया ये तो फौज भी नहीं है यार, ईरान की फौज तो IRGC है, IRGC के बाद रेगुलर फौज है, रेगुलर फौज के बाद पारा मिलिट्री है, उसके बाद ही पुलिस वाला है। ये गोली चला दिया सब, एगो हेलीकॉप्टर वो गिर गया यहाँ पर।
पर। ईरान आजकल जो यूज कर रहा है वो हीट सीकिंग मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल का यूज कर रहा है। जो भी जहाज नीचे आ रहे हैं, नीचे आने वाले जहाजों के पीछे का जो इंजन का हीट होता है, उस हीट को पकड़ के उसके ऊपर ईरान मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है, जो काफी हद तक सटीक लग रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के कई सारे ड्रोन F-35 तक को मार दिया, और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है रूस। देखिए, ईरान के पास अभी एक ऐसा ज्योग्राफिकल समीकरण है ना जो परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है उसके लिए। अब एक एक करके समझाते हैं कि ईरान आखिर किसके दम पर इतना उड़ रहा है, आखिर वो उसके पास है क्या और क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठा रहा है। सबसे पहले तो ईरान अभी लगभग 31 टुकड़ों में टूटा हुआ है। जो उसके मोज़ेक जो फौज थे अलग अलग टुकड़ों में, सबके पास अपनी मिसाइलें, अपनी सेना, अपनी आर्मी, यानी अब आपके पास बात करने की गुंजाइश खत्म। और वैसे भी उसने टॉप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम लीडर, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश, सबको तो मारिए दिया है। टॉप लीडरशिप खत्म, तो अब बात करने की चांसेस खत्म। वो चारों ओर से मारेंगे और सबके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपना ये है। तो इसलिए सुनते होंगे आज एक स्टॉर्म होगा तो पता चला ई वाला मारा है तो अगली बार ई वाला मारेगा। तो अलग अलग मोज़ेक में फैला हुआ है। और उसके बाद इनकी सप्लाई खत्म नहीं होगी। इनकी सप्लाई क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि ऊपर में कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से रूस लगा हुआ है और रूस से उधर से आके चाइना लगा हुआ है, वहां से वो सप्लाई कर देते हैं। रूस आराम से इन लोग को प्रोवाइड करा दे रहा है। IRGC जब तक रहेगी तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। और IRGC का एगो कमांडर रहे तब तो भैया इसको 31-32 टुकड़ों में तोड़ के रख दिया, कितना कमांडर को मारेंगे? और इन सारे लोगों को एक्यूरेट सैटेलाइट डाटा रूस और चाइना प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ईरान जो जहाजों को मार रहा है तो जहाज पे किधर मारना चाहिए किधर नहीं, एग्जैक्ट मार रहा है वहां पर। और उनको सैटेलाइट डेटा A to Z प्रोवाइड करा रहा है। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को भी सैटेलाइट डाटा पहुंचाया था। हालांकि इसमें ज्योग्राफी भी बहुत हेल्प कर रही है ईरान की। ईरान के अंदर है क्या, ये देखिए पूरा पहाड़ है और बीच बीच में रेगिस्तान है। तो यहाँ आके फंसना मतलब ये सेकंड अफगानिस्तान हो जाएगा उनके लिए, इस तरह का रेगिस्तान है। और हार्मुज जल संधि को ये लोग खुलवा कैसे, मान के चलिए अगर हार्मुज जल संधि खुलवा भी दिए तो ये क्या करेंगे, सब कभी कभी इस पे हमला करते रहेंगे, सब इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाएंगी, ये एरिया जितना डिस्टर्ब रहेगा दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगी, या भैया ये हमला खत्म करो ना, हमारे लिए दिक्कत हो रहा है। तो ये ऐसे हारने वाले नहीं है, यहां पर इन लोग का अलग है। दूसरा, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और किसी भी नेवी को मारने के लिए ये दो तरह के चीजों का यूज कर रहे हैं। एक तो 500-600 ड्रोन भेज देंगे, सब कोई ना कोई लग जाएगा। इसके अलावे इनके पास एक छोटी साइज की नावें हैं जिन्हें ये मच्छर फौज कहते हैं। इन नावों के ऊपर 4-4 गो मिसाइल लाद देते हैं सब, और खूब स्पीड में लेंगे सब, ऐसे उसे चला के और चारों मिसाइल फायर कर देंगे सब। और जब जहाज दुश्मन के जहाज में, टैंकर में टकराने वाली होगी तो ये कूद जाएंगे सब समुद्र में, तैर के निकल जाएंगे अपना कहीं भी, और वो जहाज में आग लग जाएगी। तो इससे पूरी लोग परेशान है। अभी एगो ईरान से बिना परमिशन जहाज निकल रहा था, अमेरिका का है निकल रहा, क्या दिक्कत है, यही मार के गिरा दिए सब वहां पर। तो हार्मुज को ये सब बंद रखेगा सब। अभी ईरान अपना सबसे खतरनाक चाल चलने जा रहा है, समझिए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता था, इंडिया का 60% यहीं से जाता था, चाइना का 80% यहाँ से जाता था। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का देखेंगे तो 20 से 25% यहीं से जाता था। पूरे यूरोप में झमेला है, क्योंकि यूरोप वालों ने कहा था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से। अभी रूस कह रहा है कि मत खरीदो, जाओ यहाँ से, रूस एक्स्ट्रा दाम पे बेच रहा है। अभी ये इसको तो बंद किया है। अगर ये बाब अल मंदेब को बंद कर दिया ना तो पूरी दुनिया का शिपिंग रूट बंद हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी 40% बंद हो जाएगा। एशिया से यूरोप का कनेक्शन फिर पूरी अफ्रीका से नीचे से होके जाना पड़ेगा। और इसके लिए ईरान ने हूती रेबल्स को रेडी कर दिया है। अब ये हूती क्या है, यमन के निचले हिस्सा को कंट्रोल करते हैं हूती। उन्होंने अभी मिसाइल मारा है इजराइल के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल। तो किसी भी रास्ते को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती है, ब्लॉकेज करने के लिए जरूरत है, डिस्टर्ब करने के लिए क्या जरूरत है। आप वही लाठी लेके हाईवे पे खड़ा हो जाइए, कोई अब डिस्टर्ब करने के लिए क्या है, ढेला चला देगा, एगो मिसाइल मार देगा, ये कर देगा। तो व्यापारी सबके पास युद्ध की कला थोड़ी होती है। अब अगर ये चोक कर दिया तो पूरी दुनिया घुटने पे आ जाएगी। फिर या तो फिर परमाणु बम होगा या तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक हथियार है ईरान का, वो है पड़ोसी देशों का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ओमान हो गया, UAE हुआ, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इन सारे शहरों में, सारे देशों में पीने का पानी नल से नहीं आता है।
इन्हें डिसैलिनेशन प्लांट में साफ किया जाता है। और इन देशों के पास क्या है, सऊदी अरब के पास 20 गो डिसैलिनेशन प्लांट है। एक पे कहीं मारेंगे उड़ जाएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, इस पे यूरेनियम डकल मार देगा या मरकरी डाल के फेंक देगा। सोच रहा जहाँ फूटे फूटे बाकी सब प्रदूषित हो जाए, कोई यूजो ना कर पाए। 20 गो इसके पास है, 4 गो इसके पास है, 6 गो उसके पास है। अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया तो इस गर्मी में अरब देश लोग पानी पानी के लिए तरस जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। फिर ये अरब देश कहेंगे सर कि अमेरिका तुम अपना युद्ध लेके जाओ, हमारे यहाँ से हमारा झमेला नहीं है। ईरान अभी भरपूर ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा है। हम लोग के लिए जो तेल है उसके टैंकर्स को परमिशन दिया हुआ है। और अब कई जगह पे क्या है कि गैसेज और पेट्रोलियम की किल्लतें भी देखने को मिल रही है, लेकिन भारत सरकार भी क्या करेंगे, पूरे देश से अभी कहीं ना कहीं से हम लोग को भी इंतजाम करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई रेगुलर आदमी है तो एगो सिलेंडर खाली है, एगो अभी ये लगा हुआ है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो आदमी वो खलिक्का को लेकर दौड़ने के फेवर में चल जाता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी वो 2 पैसा सोचता है कहाँ से भी बचा सके। तो ये बहुत खतरनाक ईरान के पास इस चीज़ों को है। अभी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। वो कह रहा है कि हमने तो रिजीम चेंज करना था, कर दिए। अरे यार, तो रिजीम चेंज करके किए क्या, वही तो फिर आ गए, खोमैनी को हटा के फिर खोमैनी आ गए। वही हुआ, 20 साल अफगानिस्तान में लड़े, तालिबान के खिलाफ गए तो फिर तालिबान चला आया। ये तो वही हाल हो गया यहाँ पे। तो कौन सा चीज़ें को चेंज हुआ है यहाँ पे। हम जैसे लोगों को दिक्कत होता है, एशिया वाले देशों को, भाई हमारे सारे पड़ोसियों को मारते जाएगा, हम सामान बेचेंगे कहाँ, कि उधर से चाइना बचा हुआ है बेचने के लिए यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में हम घिरते जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी दुनिया एक और है, नाटो उधर है, हालांकि नाटो भी धीरे धीरे आ रहा है, अमेरिका है, इजराइल है, दुनिया के इतने एडवांस देश हैं और पूरी तरह से घेर के रखे हैं ईरान को। ईरान का टॉप लीडरशिप मारा गया, लेकिन ईरान के सैनिक बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे ही भारत में लड़ते थे महाराणा प्रताप, इसी तरह से यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया की बात करें, अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो ईरान को, अफगानिस्तान को और यहां राजस्थान के राजपूतों को तलवार के दम पर कोई नहीं हरा पाएगा। अगर ऐसा लगेगा इन तीनों को, चाहे भारत के राजपूत हो या अफगान हो या ईरान हो, इन्हें अगर कोई लगेगा कि घुटने पे ला देगा तो ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान नीचे नहीं करेंगे। आज भी देखिए मेवाड़ का एरिया, तो ये पहले पाकिस्तान भी तो भारत का ही था, तो ये पूरा एरिया यही रहा होगा, तो इन लोग को भी यहाँ असर पड़ेगा ना भैया, जहाँ रहेंगे लोग तो असर पड़ेगा। तो ये एरिया पूरा युद्ध का ही एरिया है। एरिया में तो एकदम वैसे ही लड़े थे, जिस तरह आपको भी अगर लगे कि किस तरह से लड़े होंगे राणा प्रताप, और कितनी बहादुर रहे होंगे उस समय महाराणा प्रताप, जो आदमी और घोड़ा सहिते चीर दिए थे। और महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, और ऐसा नहीं कि केवल महाराणा प्रताप, वो एक बेल्ट है, ये मेवाड़ का एक बेल्ट है। यहाँ योद्धा होते ही हैं, यहाँ महिला पुरुष, अरे उनके पालने वाले घोड़ा हाथी तक युद्ध में डायरेक्ट लड़ाई लड़ते थे। यहाँ पर 80 जख्म था शरीर के ऊपर, राणा सांगा को 80 घाव खाए थे यहाँ पे राणा सांगा, बावजूद इसके लड़े हुए थे यहाँ पर। तो अगर ऐसा लगेगा कि कोई इन लोग को हरा देगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप इनके यहाँ जाइए कभी, राजस्थान पधारो मारो देश, इतना इज्जत सत्कार करेंगे, दिल जीत सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं, तो प्रेम से करेंगे तो ये सब कुछ निछावर कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर अगर सोचेंगे तो ये लोग हारने के लिए जन्मे नहीं लिए, ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इन्हें मंजूर है, लेकिन स्वाभिमान से ये समझौता नहीं करेंगे। तो ईरान के साथ अभी जो हो रहा है, लेकिन एक चीज है, ये कुवैत को मार रहा है, दुबई को मार रहा है, यूएई को मार रहा है, इस सब को मार और के उजाड़ दिया है। तो जो भारत का आदमी है, अपना अपना वीजा और पासपोर्ट रेडी रहो, लेबर वीजा बहुत ज्यादा मिलेगा जाके वहां काम करने के लिए। तो अभी भारत का बहुत आदमी को वैकेंसी निकलेगा, ओवर टाइम भी पैसा मिलेगा वहां जाके काम करने के लिए। ऐसा न उजाड़ा है ये सबको कि युद्ध के बाद यहाँ नौकरी का बहुत ज्यादा आने वाली संभावना होगी।